गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने मिट्टी का अर्थ तथा विभिन्न आधारों पर मिट्टी का वर्गीकरण किया था। अब उसी क्रम में हम मिट्टी की समस्याएं कि मिट्टी की कौन कौन सी समस्याएं हैं उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। मिट्टी की समस्याएं। मिट्टी की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं, जिसमें नंबर 1 है मृदा अपरदन। यानी मृदा अपरदन से आशय भूमि के कटाव से होता है, जो अपरदन के विभिन्न प्रक्रमों जिसमें हिमानी, वायु, प्रवाहित जल, सागरीय तरंगे आदि के द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह का अपरदन होता है। नंबर 2 मृदा में लवणता। यानी मिट्टी में जो लवण है उनकी अधिकता तथा उनकी कमी, इसी के आधार पर जो समस्या आती है हमारी, यानी मिट्टी में लवणता, जो एक उचित अनुपात होता है मिट्टी में लवणों का। जब उस अनुपात से अधिक लवणों की मात्रा हो जाती है या उस अनुपात से लवणों की कमी होती है तो वो एक मिट्टी की समस्या होती है। नंबर 3 है हमारा जल अक्रांति। जल क्रांति से अर्थ है यहाँ पर कि जब जो हमारी मिट्टी है उसमें जल की मात्रा अधिक हो जाती है और जल जो है वहाँ पर लंबे समय तक जो है जल जो है उस क्षेत्र में फैला रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि उस क्षेत्र में जल अक्रांति की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे वो क्षेत्र एक दलदली रूप में परिवर्तित हो जाता है और वहाँ पर कृषि कार्य करना संभव नहीं होता। और नंबर 4 है हमारा मृदा में शुष्कता। यानी मृदा में नमी की मात्रा में कमी। जब किसी क्षेत्र में ना तो अधिक वर्षा होती है, वर्षा की भी कमी होती है और साथ साथ सिंचाई के साधन भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं होते, तो मिट्टी जो है वो शुष्क हो जाती है, उसमें आर्द्रता की कमी हो जाती है, उसमें नमी की कमी हो जाती है। तो जो समस्या होती है हमारी मिट्टी में शुष्कता की कमी, और ये मुख्य समस्या हमारे मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसमें अगर हम भारत के अंदर देखें सबसे अधिक जो विस्तार है वो हमारा राजस्थान के अंतर्गत आता है। और नंबर 5 है मिट्टी में समापन। तो ये हमारी जो है मिट्टी की मुख्य जो 5 समस्याएं हैं। अब इनमें से हम पहले मिट्टी का अपरदन यानी मृदा अपरदन का विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने भौतिक भूगोल के अंदर पढ़ा था, जिसमें अपरदन एक हमारा टॉपिक रहा है, तो अपरदन के जो प्रक्रम हैं वो अनेक कारणों से अपरदन होता है। जो उसके प्रक्रम है उसमें हमारा वायु प्रक्रम द्वारा, नदी के प्रक्रम द्वारा, हिमानी के द्वारा, उसमें हमारा जो सागरीय तरंगे हैं उसके द्वारा जो है मिट्टी के कटाव होता रहता है। तो यहाँ पर जो मिट्टी के अपरदन से आशय है, मिट्टी अपरदन भी एक गंभीर समस्या है। मृदा अपरदन से आशय भूमि कटाव से होता है। हिमानी यानी हिमनदी, वायु, प्रवाहित जल जिसके अंतर्गत हमारी नदियाँ आती हैं, या अन्य कारण से मृदा का कटकर बह जाना, या तीव्र प्रवाह के या तीव्र पवन के प्रवाह से मिट्टी की ऊपरी सतह का पवन के साथ उड़ जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। सामान्य रूप से मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाना मृदा अपरदन कहलाता है। इससे भूमि का कार्बनिक पदार्थ तथा पौधों के पोषक तत्व बाहर निकलकर बह जाते हैं, जिससे समस्त क्षेत्र अनुपजाऊ एवं बीहड़ों में बदल जाता है। यानी मिट्टी अपरदन से जो है
उसमें हमारे मिट्टी की जो उर्वरता है वो नष्ट हो जाती है और जो धरातल है वो उबड़ खाबड़ बीहड़ों के रूप में विकसित हो जाता है, जिसमें अगर हम देखें जो सबसे अधिक खड्डों और बीहड़ों का विस्तार हुआ है वो हमारी चंबल नदी के द्वारा किया गया है, जो उत्तर दिशा की ओर बहती है। अब प्रक्रमों की जैसे इसमें बात आई है, जो हमारे प्रक्रम होते हैं अपर्दन के, उसमें उन अपर्दनों के 3 मुख्य कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है उसका अपर्दन करना, फिर अपर्दन करने के बाद जो अपर्दित पदार्थ होता है वो उसे अपने साथ, जो हमारा जलीय प्रवाह है या प्रवाहित जल है, नदियां हैं, वो तो उन पदार्थों को, अवसादों को अपने साथ बहाकर ले जाती है, जबकि वायु जो है उन असंगठित अवसादों को अपने साथ पवन गति के अनुसार उड़ाकर ले जाती है। यानी जो दूसरा कार्य होता है वो होता है हमारा परिवहन का कार्य है। और अंत में चाहे वो नदियां हो, चाहे वो हमारा पवन हो, चाहे वो हमारी हिमानी हो, अंत में वो इन पदार्थों का तीसरे दूसरे स्थान पर क्या करती है, निक्षेपण कर देती है, दूसरे स्थानों पर उनको जमा कर देती है। तो यही 3 कार्य के अंतर्गत जो मिट्टी है उसका जो स्वरूप है प्रारंभिक, उसमें परिवर्तन होता रहता है। अपर्दन के कारण जब वे वायु के द्वारा उड़ाकर या नदियों के द्वारा बहाकर वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा कर दिए जाते हैं, तो जिन स्थान से में उनका अपर्दन होता है वहाँ पर उनमें खनिजों की, लवणता की, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और जहाँ पर उन अवसादों का जमाव होता है वहाँ पर क्या है, उनमें लवणता की, खनिजों की अधिकता हो जाती है। तो यहाँ पर जो मिट्टी अपर्दन है वो हमारा भूमि के कटाव से संबंधित होता है। मृदा अपर्दन के प्रकार या मिट्टी अपर्दन के प्रकार। सामान्यतः मिट्टी अपर्दन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्राकृतिक मिट्टी अपर्दन और नंबर 2 मानवीय मिट्टी अपर्दन। प्राकृतिक मिट्टी अपर्दन के अंतर्गत जो प्राकृतिक कारकों के द्वारा मिट्टी का अपर्दन होता है वो हमारा प्राकृतिक मिट्टी अपर्दन कहलाता है, जिसमें प्राकृतिक तत्वों का मुख्य योगदान होता है। जबकि जो अपर्दन मानवीय कार्यों से होता है मिट्टी में, उसे हम मानवीय मिट्टी अपर्दन कहते हैं, जिनका हम आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे। नंबर 1 प्राकृतिक या सामान्य मृदा अपर्दन। जैसे हमने पीछे भी बताया था आपको कि प्राकृतिक कारकों के द्वारा होने वाला मृदा अपर्दन प्राकृतिक मृदा अपर्दन कहलाता है, जिसमें प्राकृतिक तत्वों का मुख्य योगदान होता है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु एवं वानस्पतिक आवरण के मध्य शांत प्राकृतिक दशाओं के अंतर्गत एक सामंजस्य स्थापित हो जाता है। इसके बाद भी मंद गति से अत्यल्प मात्रा में अपर्दन होता रहता है। इस अपर्दन की गति मंद होती है, इसीलिए इसको क्या है, सामान्य मृदा अपर्दन कहा गया है, क्योंकि इसमें जो अपर्दन की गति है वो बहुत ही धीमी या मंद होती है। अपर्दन काल में अतः यह अपर्दन इतनी मंद गति से होता है कि अपर्दन काल में अपर्दित मिट्टी की पूर्ति नवीन मृदा के निर्माण द्वारा हो जाती है। प्राकृतिक मृदा अपर्दन 2 प्रबल शक्तियों द्वारा बड़े पैमाने पर होता है, जिसमें ए है हमारा जलीय मृदा अपर्दन और बी है हमारा वायु मृदा अपर्दन। ए जलीय मृदा अपर्दन, सीधा सा अगर हम इनके नाम से ही देखें कि जो अपर्दन जल के द्वारा होता है, और जल के द्वारा में अगर हम देखें मुख्य योगदान किसका होता है, नदियों का, जिसे हम प्रवाहित जल भी बोलते हैं। जल द्वारा मिट्टी अपर्दन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इसमें मिट्टी के कण अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर जमा हो जाते हैं। अतः जल के साथ मिट्टी प्रवाहित होकर अपना स्थान परिवर्तित
करती रहती है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। जल द्वारा मिट्टी अपरदन निम्न प्रकार से होता है। उर्वरा शक्ति जो नष्ट हो जाती है उसका कारण मैंने आपको बताया था कि जो खनिज पदार्थ होते हैं वे हमारे जो मिट्टी है उसकी ऊपरी परत में होते हैं, और जब ऊपरी परत ही अपरदित होकर कटाव होकर उसका वो उस स्थान से दूसरे स्थान पर जमा हो जाएगी, तो जहाँ पर कटाव होगा वहाँ पर उन पोषक तत्वों की कमी होगी, और जिस क्षेत्र में जाकर वे मिट्टी जमा होगी उन क्षेत्रों में पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है। अब इसी क्रम में जो जल द्वारा मिट्टी अपरदन है उसके जो प्रकार है, इसमें पहला है हमारा परत अपरदन। जब किसी स्थान की मृदा एक परत या पतली चादर के रूप में हट जाती है तो इसे परत अपरदन कहते हैं। अधिकतर बाढ़ मैदानों की मिट्टी जल के फैलने के कारण अपरदित हो जाती है। इस ऊपरी परत के बह जाने से नीचे कम उपजाऊ परत निकल आती है। यह अपरदन भारत देश में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु आदि राज्यों में होता है। तो इस परतदार अपरदन में जब उस क्षेत्र की ऊपर की जो परत है वो बह जाएगी वहाँ से, तो क्या होगा, जो नीचे की कम उपजाऊ परत है उसके कारण उस क्षेत्र की जो उर्वरक शक्ति है वो कम हो जाती है। सेकंड है हमारा रील अपरदन, और रील अपरदन को नालीदार अपरदन भी कहते हैं। परतदार अपरदन के अधिक सक्रिय होने से भूपृष्ठ पर पतली नालियां बन जाती है जिसे रील अपरदन कहा जाता है। यानी जो पहला हमारा फर्स्ट है परतदार अपरदन, उसी का जो आगे का विकास क्रम है जिसमें अपरदन जो है परतदार वो अधिक सक्रिय या तीव्र गति से होता है, तो उससे क्या होगा, भूपृष्ठ पर जो है पतली नालियां बन जाती है। इसे नालीदार अपरदन भी कहा जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड तथा महाराष्ट्र में इस प्रकार का अपरदन अधिक होता है। थर्ड है हमारा अवनालिका अपरदन। अब उसी क्रम में रील अपरदन से आगे की जो प्रक्रिया होगी, यानी जिसमें अपरदन जो है और तीव्र गति से होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, वे जो नालियाँ हैं वे अवनालिकाओं के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब रील अपरदन वृद्ध रूप में होता है तो पतली पतली नालियाँ गहरी नालियों में बदल जाती हैं और भूमि का कटाव तीव्र गति से होता है। यह अवनालिका अपरदन कहलाता है। यह अपरदन प्राय युवावस्था की नदियों द्वारा लंबवत कटाव के रूप में होता है। यानी अपरदन की जो ये प्रक्रिया है, जो ये अपरदन होता है हमारा अवनालिका अपरदन, ये नदियों की युवावस्था के अंतर्गत होता है। अब जब हमने बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत नदी के कार्य टॉपिक को पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि नदी की भी 3 अवस्थाएं होती हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो जो युवावस्था होती है वो हमारे जब नदियाँ अपने उद्गम स्थान से पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में क्योंकि ढाल अधिक होगा, क्योंकि नदियों का जो जल है वो ढाल के अनुरूप बहेगा, ढाल की दिशा की ओर बहेगा, तो ढाल अधिक होने के कारण उन क्षेत्रों में जो नदियां हैं वो क्या है, तीव्र गति से अपरदन करती है। तीव्र गति से वो नीचे की ओर उसका जल बहता है। तो इसी कारण जो पहली अवस्था है वो हमारी इसमें युवावस्था कहलाती है, क्योंकि उस अवस्था में नदी का जो स्वभाव है वो एक युवा के समान होता है। उसी के अनुसार वो पहाड़ी क्षेत्रों में उछल कूद करते हुए नीचे की ओर बहकर आती है। तो इस अवस्था में जो नदी का अपरदन है वो किनारों की ओर नहीं होगा, यानी पार्श्ववर्ती अपरदन नहीं होगा, उसमें गहराई की ओर यानी जो कटाव होगा वो लंबवत रूप से होगा। तो इसी कारण इसमें जो है लंबवत कटाव अपरदन होता है। उत्तरी मध्य भारत में चंबल एवं यमुना नदियों के किनारे बने बिहाड़ जैसे ही
अपर्दन के उदाहरण हैं। ऐसे ही अपर्दन के उदाहरण है आगरा, मथुरा, इटावा आदि जिलों में तथा यमुना के कछारी भागों में अवनालिका अपर्दन अधिक होता है। तो यहाँ पर जैसे दो नदियों के नाम आए हैं, तो इसमें सबसे अधिक जो बीहड़ खड्डों का निर्माण किया है वो चंबल नदी ने ही किया है। अब आता है हमारा फोर्थ, नदी तटवर्ती अपर्दन। नदियों के तेज बहाव तथा पानी के अधिक फैलाव के कारण तटीय भागों का अपर्दन होता है, जो नदी तटवर्ती अपर्दन कहलाता है। जब नदियां अपनी घाटी को चौड़ा करने में लगी होती है तो वहां तटीय भागों का अपर्दन अधिक होता है। यह अपर्दन मैदानी भागों में प्राय सभी परिपक्व अवस्था की नदियों द्वारा किया जाता है। यानी जो दूसरा है हमारा लंबवत अपर्दन था पहला, जिसमें अवनालिकाओं का निर्माण होता है, जो नदियों की युवा अवस्था के अंतर्गत होता है। और दूसरा जो अपर्दन आया हमारा वो नदी तटवर्ती अपर्दन, यानी किनारों की ओर अपर्दन जो होता है, यानी जो पार्श्ववर्ती अपर्दन होता है वो इसके अंतर्गत आता है। और ये किस अवस्था में होता है? नदी की जो वृद्ध अवस्था है उस अवस्था में जो पार्श्ववर्ती अपर्दन है, जो तटवर्ती अपर्दन है वो अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है, ढाल प्रवणता कम हो जाती है। वहाँ पर नदियाँ लगभग जो मैदान है वो समतल रूप से होता है, तो नदियों की जो प्रवाह गति है वो धीमी हो जाती है और नदी का जो जल है वो फैल कर बहता है आगे की ओर। तो फैल कर बहेगा तो उसका जो लंबवत अपर्दन है वो वहाँ पर नहीं होगा, उसका क्षैतिज अपर्दन या पार्श्ववर्ती अपर्दन जो तटों की ओर होता है, जो किनारों की ओर होता है नदियों के, वो ही वहाँ पर होगा। नंबर 5 है हमारा छिंट अपर्दन, यानी छींटों के रूप में जो अपर्दन होता है। वर्षा के रुक कर या बूंदों के रूप में होने से सतह की मिट्टी ढीली हो जाती है, इससे कण छिटक कर इधर उधर गिर जाते हैं, जो बाद में पानी द्वारा बहा ले जाए जाते हैं। यह अपर्दन वर्षा की बूंदों के आकार एवं गति पर निर्भर करता है। यानी ये जो अपर्दन है हमारा छिंट अपर्दन, ये वर्षा की बूंद जो है उनके आकार और उसकी गति पर निर्भर करता है। अगर वर्षा की बूंदों का आकार कम है और गति भी वर्षा की कम है तो क्या होगा, अपर्दन नहीं भी हो सकता और होगा तो वो कम होगा। लेकिन अगर वर्षा की बूंदों का आकार अधिक है और उसकी जो गति है वो भी तीव्र है तो अपर्दन जो है अधिक होगा। मैदानी भागों में जहाँ कछारी मिट्टियाँ होती है, कछारी मिट्टी का अर्थ है यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी यानी काप मिट्टी। और काप, जलोढ़ या कछारी मिट्टी कैसे कहते हैं? जो मिट्टी नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद पदार्थों के, जिसमें कंकड़, पत्थर, वनस्पतियों के अवशेष, जीव अवशेष, ये सभी उसमें क्या है, इकट्ठे मिले हुए होते हैं। तो वे किसी स्थान पर जब जो है मैदानी भागों में जाकर उनका निक्षेपण होता है तो उससे जो है जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी का निर्माण होता है। तो इन कछारी मिट्टी वाले क्षेत्रों में अपर्दन भी अधिक होता है। पानी की हल्की बौछार भी अपनी सतह के कणों को ढीला कर देती है, जो दूसरे स्थानों पर बहाकर ले जाए जाते हैं। हमारे देश में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु तथा केरल में इस प्रकार का अपर्दन अधिक होता है। नंबर 6 है हमारा समुद्री अपर्दन, यानी अगर इसे कहें कि जो सागरीय तरंगों के द्वारा अपर्दन होता है, जो तटों से लगे हुए हमारे भूभाग होते हैं, जो स्थल भाग होते हैं। समुद्री लहरें व धाराएं समुद्र तटवर्ती भागों को काटती है तथा नवीन स्थल आकृतियों का निर्माण करती रहती है। तीव्र लहरों के प्रहार से भूक्षरण होता रहता है, फलस्वरूप तटीय भागों में गहरी नालियों का निर्माण हो जाता है। इससे तटीय क्षेत्रों की भूमि अपर्दित हो जाती है और कृषि के लिए अयोग्य हो जाती है, यानी उन क्षेत्रों में फिर कृषि कार्य नहीं हो पाता।
ज्वार भाटा भी तटीय कटाव में सहायक होता है। अब ज्वार भाटा किसे कहते हैं कि जो समुद्र की लहरें होती हैं उसमें समुद्र की लहरों में जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है जल का वो ज्वार कहलाता है, और जो नीचे की ओर का भाग होता है वो हमारा भाटा कहलाता है। अब आता है हमारा बी, वातीय मृदा अपर्दन, यानी जो हमारा अपर्दन है उसके अंतर्गत पहला था हमारा जलीय मृदा अपर्दन ए, और बी इसी के अंदर है वातीय मृदा अपर्दन, यानी जो वायु के द्वारा मिट्टी का अपर्दन होता है। पवन द्वारा मृदा अपर्दन धरातल के विस्तृत भागों पर मिलता है। जहाँ भूमि वनस्पति विहीन है तथा जलवायु शुष्क है वहाँ पवन अबाध रूप से चलती है, यानी जिन क्षेत्रों में वनस्पति का विस्तार नहीं होगा और साथ साथ वहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क होगी। जैसे भारत के अंतर्गत हमारा राजस्थान राज्य आता है, और राजस्थान राज्य में भी मुख्य रूप से हमारा अरावली के पश्चिम का जो भाग है वहाँ पर जो पवन है वो क्या है, तीव्र गति से चलती है और मिट्टियों को काटकर अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। वातीय अपर्दन मरुस्थलीय या अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है। मरुस्थलीय भागों में ऊपरी धरातल पर बालू के कणों द्वारा ही घर्षण क्रिया से मिट्टी का कणों में परिवर्तन होकर स्थानांतरण होता रहता है। यह क्रिया लगातार होती रहती है। इसी को हम वातीय मृदा अपर्दन कहते हैं, जो वायु के द्वारा होता है, और मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में होता है, हमारा मरुस्थलीय क्षेत्रों में, क्योंकि उन क्षेत्रों में जो है बालू के कण अधिक पाए जाते हैं और वे बिखरे रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें वायु अपने पवन प्रवाह के द्वारा उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है, निक्षेपित कर देती है। अब लास्ट है इसमें हमारा मानवीय अपर्दन, क्योंकि जो मुख्य विभाग थे हमारे इसमें अपर्दन के वो थे हमारे प्राकृतिक अपर्दन, जो प्राकृतिक तत्वों के द्वारा या प्राकृतिक रूप से जो अपर्दन होता है, जिसमें प्राकृतिक कारकों का मुख्य योगदान होता है। अब लास्ट है हमारा इसमें नंबर 2 मानवीय अपर्दन, यानी यह ऐसा अपर्दन जिसमें मानव के क्रियाकलापों के द्वारा मिट्टी का कटाव या अपर्दन होता है। इसमें मानव का मुख्य योगदान होता है। मानवीय क्रियाकलापों के फलस्वरूप होने वाला अपर्दन मानवीय अपर्दन कहलाता है। इसमें मिट्टी का अपर्दन शीघ्रता से होता है। मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्राकृतिक वनस्पति को नष्ट करता है, जिससे वानस्पतिक आवरण और जलवायु तथा मिट्टी के मध्य असंतुलन हो जाता है। इससे मिट्टी का क्षरण हो जाता है, जिसमें अगर हम मुख्य रूप से देखें कि मानव जो है, जो प्राकृतिक वनस्पति है, जो जंगल है, जो पेड़ पौधे हैं, उनको जब वो काट देता है तो उस क्षेत्र में क्या है, वो क्षेत्र वनस्पति विहीन हो जाता है, और वनस्पति विहीन क्षेत्र हो जाने के कारण जो मिट्टी पर वनों की पकड़ है वो ढीली हो जाती है। तो वहाँ पर नदियों के जल के द्वारा या अन्य प्रक्रमों के द्वारा क्या है, वनस्पति विहीन क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर जो है मिट्टी का अपर्दन हो जाता है। मानवीय अपर्दन को कृत्रिम अपर्दन भी कहते हैं, क्योंकि ये मानव के द्वारा उत्पन्न अपर्दन है, इसीलिए इसको कृत्रिम अपर्दन कहते हैं। इसकी तीव्रता के कारण इसे त्वरित अपर्दन भी कहा जाता है। तीव्रता के कारण इसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं होती। अगर हम अंतर देखें प्राकृतिक अपर्दन और मानवीय अपर्दन में मुख्य है, तो मानवीय अपर्दन जो है वो तीव्र गति से होता है, उसके जो परिणाम है वो जल्द ही परिलक्षित हो जाते हैं, जबकि जो प्राकृतिक अपर्दन है वो कहीं ना कहीं कम गति से होता है और एक सामान्य अपर्दन होता है, जिसका जो लक्षण है, जिसका जो प्रभाव है वो लंबे समय में हमें दिखाई देता है। अतः इस प्रकार से अपर्दन जो है हमारे मुख्य रूप से थे प्राकृतिक अपर्दन और मानवीय अपर्दन, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में कमी आती है, और इसके साथ साथ जो मिट्टी
में अपर्दन के कारण बीहड़ खड्डों का निर्माण होता है, जो डाकों के लिए एक शरण स्थल के रूप में कार्य करते हैं।